डिफेंस तो बहुत अच्छा थीम है जिसमें इन्वेस्ट कर सकता है, बट पोर्टफोलियो का ओवरऑल एलोकेशन जो है उसका मे बी 5% और 10% से आगे उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बाकी सब बहुत सारे बड़े सेक्टर्स लाइक हेल्थ एंड वेलनेस, you have banking and financial services, you have technology, you have other sectors as well, in where also you need to. And this sector has दूसरा एक peculiarity है, नंबर ऑफ कंपनीज बहुत कम है और इनका वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव रिलेटिव डिफेंस पावर. Even in the normal course, one could be looking at metals, pharma, BFSI, manufacturing at a second level. Capex-driven segments from the union budget would be railways, defense and power. डिफेंस थीम पे आपका व्यू लेना चाहूंगी बिकॉज हर तरफ से जो हम इतना जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देख रहे हैं दैट हैज बिकम टू कॉम्प्लेक्स. रशिया यूक्रेन हो गया, चाइना ताइवान हो गया, ईरान इज ऑल्सो बॉइलिंग राइट नाउ. और अभी लेटेस्ट यूएस एंड वेनेजुएला का एक्शन हमने देखा. लास्ट ईयर वी हैव विटनेस्ड इंडिया एंड पाकिस्तान इशू एज वेल. सो दिस एंटायर सेटअप that has given the substantial hike in the defense budget. So now how investors should approach defense as an investment theme? Hi everyone, welcome to the channel. Today I have a special guest with me. He is Dr. Joseph Thomas, Head of Research from MK Wealth Management. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर. बहुत बहुत धन्यवाद चारू. सर I'm happy to be part of this. थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए चैनल को एंड फॉर दिस पॉडकास्ट. सर बहुत खास आज का टॉपिक है और आज की बातचीत होने वाली है. जनरली इस टाइम पर देखें तो हॉट टॉपिक बजट होता है बिकॉज हार्डली 15 दिन बचे हैं बजट अनाउंस होने में. बट ट्रम्प के टैरिफ फियर ने जो है पूरा हाईजैक कर लिया है सर इस बार पूरे टॉपिक को. बिकॉज ऑलरेडी जो है इंडिया दैट इज फेसिंग 50% टैरिफ इशू और फेयर भी था दैट वाज अनाउंस दैट 500% टैरिफ तक भी वो जा सकता है. एंड नाउ व्हाट द लेटेस्ट स्टेटमेंट दैट वाज इशूड फ्रॉम द एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गौर, जो उन्होंने बोला है दैट ट्रम्प एंड मोदी आर रियल फ्रेंड्स. तो सर, how do you see, can we really see a new chapter of the US and the India relationship will begin now? Yeah, probably a continuation of what has been going on is what we will see अगले 3 महीना 6 महीने में. कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होएगा, क्योंकि अभी का स्थिति जो है वो गए 6-7 महीने से ही चल रहा है. और हम सब लोग सोचा था कि तो सितंबर में होएगा ट्रेड डील, फिर सोचा था कि तो दिसंबर 15 तारीख तक हो जाएगा, उसके बाद जनवरी मिड जनवरी में हो जाएगा. ऐसा हो के अभी तो 6-7-8 महीना हो गया. अभी तो लोगों ने, मार्केट ने, इन्वेस्टर्स ने ये समस्या को ऐसा ही छोड़ दिया, लगता है कि डाइजेस्ट कर लिया है. हाँ, जब 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 होएगा तो होने दीजिए. तो we have to exist even beyond this. But the ambassador's address to the US embassy employees yesterday was very encouraging, because it contained very good words for India, and also his intention to the US intention to work with India. तो वही हिसाब से वो अच्छा एक स्टेटमेंट थे from the ambassador. So as early as today there is a trade discussion going on, even as of today. वैसा ही एम्बेसडर ने कहा कल. तो उसका मतलब क्या है, तो चर्चा तो हो रहा है बट वो फाइनल अभी तक नहीं हो गया. तो ये पहली बार है वो बजट के आसपास भी ऐसा एक समस्या हमारे साथ. बट ये जो यूएस के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट जो है उससे सिमिलर इम्पोर्टेंस है, तो हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ जो एग्रीमेंट करने का है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. वो भी अभी आने वाले दिनों में होने वाला है. सो हम तो एक ही एग्रीमेंट के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं है.
बट ऐसे चीज का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है हमारा बजट के ऊपर। हम्म बजट के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव एक तरफ से पड़ेगा क्योंकि बजट का प्रोविजंस जो है, स्पेशली जितना पैसा एक्सपेंडिचर का अमाउंट्स जो है, लाइक पब्लिक एपेक्स एंड ऑल दैट, वो तो बढ़ा सकता है। हम्म क्योंकि ऐसा टैरिफ रिलेटेड इश्यूज से हमारा बिजनेस कम हो जाता है। ऐसा है तो उसको कॉम्बैट करने का, कैसे कॉम्बैट करने का, कैसे सामना करने का, उसके लिए गवर्नमेंट तो खर्चा करना पड़ता है। हम्म तो इसलिए तो थोड़ा ऐसा प्रोविजंस हो सकता है बजट में। तो जो एम्बेसडर ने बोला वो अच्छी बात है। तो शायद कल के दिन से और आज के दिन से एक नया टाइम आएगा, वैसा ही हम सोचेंगे। वही शुभाप्ति विश्वास जो है वो हमको होना चाहिए न्यू बस। जोश। या सर, मेरा अगला सवाल ये होगा, इंडियन एक्सपोर्टर्स जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अभी हीट फेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ हो सकता है बजट में अनाउंसमेंट्स? क्या कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है? बिकॉज आज एक और न्यू अपडेट आ गया है कि 25% टैरिफ इम्पोज्ड ऑन दी ईरान ट्रेड। सो बजट में कुछ रिलीफ हो सकता है अनाउंसमेंट? या सी, गए साल का बजट जो है उसमें भी वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द बजट एंड इकोनॉमिक प्लानिंग तो था एक्सपोर्ट्स बिजनेस हमारा। एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाने का है, along with मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का है। वैसा ही तो हमारा बजट में तो वो प्रोविजन था। और एक्सपोर्ट्स, ये टैरिफ्स है या नहीं, फिर भी एक्सपोर्ट्स तो रहेगा एक इम्पोर्टेंट आइटम जिसको ज्यादा अटेंशन देगा गवर्नमेंट आने वाले बजट में। हम्म नाउ ट्रम्प टैरिफ्स जो है, टैरिफ वॉर्स जो है, उसका एडवर्स इम्पैक्ट हो गया है जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस के ऊपर, सेक्टर्स के ऊपर। हम्म सो गए नवंबर 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अनाउंस किया था। 25,000 करोड़ रुपए का एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अनाउंस किया था। हम्म तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, एंड वो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है वो तो उसका लक्ष्य था जो एक्सपोर्टर्स जिसको दिक्कत हो रहा है हम्म उसको सहायता देने का है। तो वही उसका लक्ष्य था, ऑब्जेक्टिव था। ये 25,000 करोड़ रुपए का ऑलरेडी दिस प्रोग्राम इज इन प्लेस। ओके। सो दिस प्रोग्राम not only supports businesses as far as their branding, logistics, quality support, etc. are concerned, हम्म वो तो सपोर्ट करेगा बाय वे ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडीज, गारंटीज, क्रेडिट गारंटीज, एक्सेट्रा। सो दोनों तरफ से जितना हेल्प चाहिए एक्सपोर्टर्स को वो ऑलरेडी दे दिया है। हम्म तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि तो ये बजट में कुछ नहीं रहेगा। ये बजट में और कुछ रहेगा एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हम जितना एक्सपोर्ट्स प्रमोट करेगा उतना हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अच्छा करेगा। मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जब जब मैन्युफैक्चरिंग को ताकत मिलता है मेनली थ्रू एक्सपोर्ट्स, हम्म तभी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन दे सकता है फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी। सो बजट में जरूर रहेगा एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्शंस in addition to the 25,000 crores which has been already announced under the export promotion mission and the credit guarantee scheme of the government of India. Okay, okay. So prior to this budget, we have seen a lot of events that has stimulated demand. For example, series of rate cuts by RBI. More especially if I talk about the GST cut, वो भी हमने देखा सितंबर में. So with that immediate impact, which has led to the higher auto sales figures if I talk about in the month of October, November, and December. So what else
FM can do in this budget to push these demand? Yeah, as far as the auto sales go, if you take the larger entities like Mahindra, Maruti Suzuki, and Tata Motors, Hmm. Mahindra and Mahindra sales were up around 23%, Tata Motors about 14%, and Maruti around 37%. That's in Yeah. the last 3 months of 2025. It's quite a substantial pickup. Now, this pickup is to a large extent due to the income tax concessions given to smaller taxpayers. That was in the last union budget itself, and also on account of the GST reduction, which also impacted the prices more favorably for the buyers of these vehicles, as also other consumer items. Hmm. So lot has been already done. गए साल में जो जो स्मॉलर टैक्स पेयर्स जो है उनको जो रिडक्शन दिया था टैक्स रेट में, Yeah. और उसका टोटल कुछ 2 लाख करोड़ के आसपास हो जाता है उसका बेनिफिट फॉर दी स्मॉलर टैक्स पेयर्स। और गए साल में जीएसटी भी, ये साल में एक्चुअली जीएसटी का भी कंसेशंस दिए थे। Hmm. ये दोनों अभी 2025-26 का ही financial measures to boost consumption. Hmm. Now, by way of taxes, टैक्स के हिसाब से, टैक्सेशन के हिसाब से कुछ कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए कुछ नया एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से शायद नहीं होएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा कंसेशंस डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में सबने ऑलरेडी दे दिया है। तो इसलिए ये साल जैसे एक साल है, नया साल जो है, उसमें बहुत सारे चीज गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की तरफ से और पैसा खर्चा करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये सब देखता है तो उनको तो उनका टैक्स कलेक्शन जो है वो उसको कम करने का कुछ भी एक्शन उनकी तरफ से ये बजट में शायद नहीं होगा, टैक्स कंसेशन। ओके। तो जो स्थिति अभी है वही वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये जो टैक्स डिडक्शन का टैक्स कंसेशन दिया है स्मॉलर टैक्स पेयर को, वो टैक्स कंसेशन दिया है जीएसटी में, ये सब आने वाले काफी साल उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को एक्रू हो जाएगा, कंज्यूमर्स को मिल जाएगा आने वाले सालों में भी, क्योंकि कट तो किया है एक बार, बट तो वो एप्लीकेबल है आने वाले काफी साल तक। जब तक वो चेंज करेगा टैक्स रेट, तब तक इसका बेनिफिट सबको मिल जाएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल। सो वो तो एक साल के लिए वो मेजर नहीं है, और वो एक टाइम का ही मेजर नहीं है। उसका बेनिफिट तो हमको मिल जाएगा आने वाले सालों में भी, और वो बेनिफिट में भी वृद्धि हो सकती। तो इसलिए कुछ टैक्स मेजर्स अभी तो फ्रेश तो शायद नहीं हो जाएगा, यही हमारा व्यू। ओके सर, मेन क्वेश्चन आम आदमी के लिए, पर्सनल टैक्स की मैं बात करूं, ऑलरेडी लास्ट बजट में टैक्स कट में रिलीफ मिला था। इस बार भी क्या कुछ और उसको फर्दर एक्सपैंड किया जा सकता है? मैंने पहले बोला था वो तो सेम जवाब है इस ये सवाल का भी, कि तो अभी ज्यादा टैक्स कंसेशंस पर्सनल टैक्सेशन में भी कंज्यूमर्स को, इन्वेस्टर्स को देने का स्कोप बहुत कम है, गुंजाइश नहीं है। ओके ओके। क्योंकि ये जो जीएसटी कट और पर्सनल टैक्स रेट कट जो किया है, हम्म। वो तो एक इम्पोर्टेंट स्टेप थे और बड़ा स्टेप। तो इसलिए ये साल में उसका और ज्यादा उसमें गिरावट होएगा करके हम तो सोच नहीं सकते। उसको स्कोप कम है, बहुत कम, टैक्स रिलेटेड ओवरऑल। ओके ओके सर, केपेक्स पे मेरा अगला सवाल होगा।
हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑलरेडी जो है केपेक्स इट्स दैट्स क्वाइट स्ट्रांग एंड वी हैव सीन लास्ट फिस्कल ईयर के हमने फर्स्ट हाफ में देखा प्राइवेट केपेक्स भी काफी स्ट्रांग रहा है. So how do you see that and how much capex hike we are expecting this time? या केपेक्स गए बजट में केपेक्स थे 11 लाख करोड़ रुपया, 11 लाख करोड़. ये 2 साल में उतना ही था. उसके पहले वाला बजट में भी 10.90 लाख करोड़. Hmm. अभी इस टाइम तो 11 लाख करोड़ है. और इसमें इसमें हमने देखा है कि तो कभी भी इसमें वृद्धि हो गया, इंक्रीज हो गया है. तो हमने देखा था कि तो 3.5% परसेंट ऑफ द जीडीपी. तो यही हो रहा है हमारा पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट. सो मुझे लगता है कि तो वो आधा प्रतिशत का और 1% का कुछ नॉमिनल राइज हो जाएगा. क्योंकि गए गए साल के बजट में और वर्तमान साल के बजट में जितना भी ये जो केपेक्स प्रोविजन किया था वो तो केपेक्स वाज मेनली गोइंग इनटू ऑर्डर्स जो प्लेस कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिफेंस मिनिस्ट्री. उनका ही ऑर्डर्स थे बहुत सारे कंपनीज को लेके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, भारत फोर्ज एक्सेट्रा. तो उसका वो जो एक्सपेंशन जो है वो 11 लाख करोड़ itself बड़ा अमाउंट फॉर द इंडियाज बजटिंग एक्सरसाइज एंड फॉर द इकोनॉमी. मुझे लगता है उसमें में भी 11.5 लाख 12 लाख तक बढ़ सकता. बस उतना ही है, उससे ज्यादा शायद नहीं हो सकता. क्योंकि ये साल का बजट में जो भी प्रोविजन किया था ऑफ 2024-25 उसमें से यूटिलाइजेशन भी बहुत कम हो गई थी. क्योंकि हमारा इलेक्शंस थे, स्टेट इलेक्शंस थे और यूनियन इलेक्शंस थे. उसकी वजह से खर्चा नहीं कर पाया गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द इलेक्शन कमीशन रूल्स. तो ये साल में शायद पूरा तो खर्च करेगा 11 लाख करोड़. मुझे लगता है वो जो इम्पोर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट का बजट में, और उसमें कभी भी गवर्नमेंट कट नहीं करेगा. ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्पेशली जब हमको बाहर से कुछ प्रेशर्स आता है, जैसे ट्रम्प टैरिफ्स ऐसे चीज का प्रेशर होता है, तो ये गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन एंड इंक्रीज द पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट खर्चा करना पड़ेगा, तभी प्राइवेट का और एक्सटर्नल सेक्टर का कंजम्पशन में कुछ गिरावट है, एक्सटर्नल सेक्टर का कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम्स है, इन्वेस्टमेंट का कुछ प्रॉब्लम्स है, गिरावट है. ये सब दूर करने के लिए एक ही उपाय है, गवर्नमेंट खर्चा करने. गवर्नमेंट डिमांड और गवर्नमेंट खर्चा. That is a single rule to boost overall aggregate demand in the economy. So गवर्नमेंट का रोल है. तो हमारा विश्वास है कि तो 11 लाख करोड़ से थोड़ा और बढ़ाएगा, मे बी 11.5 और 12 लाख करोड़. ओके. ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकता है क्योंकि वो जो गवर्नमेंट का रिसोर्सेस जो है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, उसके ऊपर भी चैलेंजेस आने वाले दिनों में हो सकता है. इसलिए बट पब्लिक केपेक्स और पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इंटैक्ट रहेगा, वो उसका इम्पोर्टेंस कंटिन्यूड रहेगा गवर्नमेंट के बजट. सर नेक्स्ट आपसे डिफेंस थीम पे आपका व्यू लेना चाहूंगी बिकॉज हर तरफ से जो हम इतना जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट देख रहे हैं दैट हैज बिकम टू कॉम्प्लेक्स. रशिया यूक्रेन हो गया, चाइना ताइवान हो गया, ईरान इज ऑल्सो बॉइलिंग राइट नाउ, और अभी लेटेस्ट यूएस एंड वेनेजुएला का एक्शन हमने देखा. लास्ट ईयर वी हैव विटनेस्ड इंडिया एंड पाकिस्तान इशू एज वेल. सो दिस एंटायर सेटअप that has given the substantial hike in the defense budget. So now how investors should approach defense as an investment theme? डिफेंस भी हमारे
इंडिया में उपलब्ध है डिफेंस फंड्स फ्रॉम द म्यूचुअल फंड स्पेस। म्यूचुअल फंड्स ने लॉन्च किया है डिफेंस फंड्स। सो वो डिफेंस फंड्स डिफेंस कंपनीज और डिफेंस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में निवेश करता है, जो भी पैसा इन्वेस्टर से लेता है। नाउ डिफेंस का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है रिसेंटली बिकॉज ऑफ डिफेंस। डिफेंस का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग नेबरिंग कंट्रीज जो है पाकिस्तान, चाइना, देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग बांग्लादेश में, श्रीलंका में। सो आवर डिफेंस, हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस शुड बी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, नंबर वन। नंबर टू, डिफेंस का इंपॉर्टेंस बढ़ गया और डिफेंस का लोकल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का भी प्रयास कर रहा है डिफेंस मिनिस्ट्री। सो इन प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, न्यू tools, everything, defense ministry is giving a lot of importance to local manufacturers and local companies. A new thing is manufacture of drones for multiple purposes and also for defense purposes. These are all manufactured in a big way in India now because of a lot of defense companies अभी आ गया है। So still there are not too many companies. बहुत ज्यादा companies नहीं है। Large number of companies startups में दिल्ली में और इंदौर, चेन्नई वगैरह है। अगर यूरोप की तरफ आप देखिएगा, क्योंकि हम तो मैन्युफैक्चर करता है ड्रोन्स एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट एंड एक्सप्लोसिव्स एक्सेट्रा, वो तो इंडिजिनसली हम यूज करेगा लोकली, बट दैट इज नॉट इनफ। हम तो वो एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तभी हमको तो बाहर गांव से रेवेन्यूज आएगा और मैन्युफैक्चरिंग बिकम सस्टेनेबल। अगर हम लोकल यूज के लिए मैन्युफैक्चर करता है तो उसका लिमिट रहता है, क्योंकि उसका क्वांटिटी और उसका नंबर्स जो हमारा मिल्क को चाहिए वो लिमिटेड रहता है। अगर हम टारगेट करता है बाहर गांव के दूसरे देशों को, इसराइल, पोलैंड एक्सेट्रा, then that is a good market for us for defense sales. That is also being done. तो एक चीज है कि तो म्यूनिक में एक समिट हो गया था ईयू कंट्रीज का, ईयू नेशंस का, 3-4 महीना पहले। all EU nations, EU countries came together, they had a summit, and उनका budget expenditure was just 2% of the GDP का 2% वो खर्चा कर रहे थे डिफेंस के, इंडिविजुअल कंट्रीज का। All the countries sitting together, they decided that they will spend 6% of the GDP from this year onward, 6% of the GDP for defense purposes. उसका मतलब क्या है? उनका डिमांड जो है for defense equipment, defense tools, explosives, drones, etc., are going to become more than double of जो पहले वो जो खरीदते थे उसका more than double हो जाएगा उनका डिमांड। तो हम लोग उनको भी दे सकता है जो भी हम मैन्युफैक्चर करता है। सो डिफेंस तो बहुत अच्छा थीम है जिसमें इन्वेस्ट कर सकता है, बट पोर्टफोलियो का ओवरऑल एलोकेशन जो है उसका मे बी 5% और 10% से आगे उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बाकी सब बहुत सारे बड़े सेक्टर्स like health and wellness, you have banking and financial services, you have technology, you have other sectors as well, in where also you need to, and this sector has दूसरा एक peculiarity है, number of companies बहुत कम है और इनका valuation थोड़ा expensive है relative, बाकी sectors के तुलन में इनका stocks जो है थोड़ा महंगा है, इनका पी जो है 50 के ऊपर, तो समझ सकता है कि तो डिफेंस है इसलिए तो थोड़ा इसका पी ज्यादा रहेगा, 50 के ऊपर और एक्सपेंसिव रहेगा। बट फिर भी ऑलमोस्ट ऑल स्टॉक्स जो लिस्टेड है उसका पी 50 के ऊपर है, उसका मतलब उसका वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, एक्सपेंसिव है।
इसलिए हम इन्वेस्ट करने के टाइम में केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा एक्टिवली मैनेज्ड गुड फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। Instead of looking at individual stocks, it's better to go with a mutual fund portfolio which invests into defense. So ओके। it's a good theme. It's a very good theme to look at, and portfolios should have some defense funds allocation. 5 to 10% you said. Yeah, not more than that. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कैपिटल गेन टैक्स। थोड़ा सा रैशनलाइजेशन इस बार उसमें एक्सपेक्टेड है, बिकॉज एफआईआईज को जो ऑलरेडी इतना दे आर नथिंग मेकिंग आउट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ डॉलर, सो थोड़ा बहुत रैशनलाइजेशन इज इट एक्सपेक्टेड दिस टाइम? Rationalization पॉसिबल है बट प्रोबेबल नहीं है ऐसा। पहले भी मैंने बोला था कि टैक्सेशन हाँ, ऑलरेडी का आप। जो रेट्स है वो इस टाइम गवर्नमेंट चेंज करने की साध्यता जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, वो बहुत कम, कम है। बहुत कम। बट अगर तो हम तो रेट्स को देखता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, हमको लगता है वो थोड़ा ज्यादा है। थोड़ा कम करेगा तो अच्छा रहेगा, कम टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा मन में लगता है। हम्म। बट मुझे लग रहा है गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू फॉरगो इट्स रेवेन्यूज ऑन एनी अकाउंट दिस ईयर इन दिस बजट। तो हम्म। उसका एक कारण है, वो कारण यही है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है, इट इज एट अराउंड 7.5%. It's expected to be 7.4% for the whole year. होल ईयर के लिए 7.4% जीडीपी ग्रोथ रहेगा। और अगले साल में वो थोड़ा कम रहेगा, 6.5 और 7% के बीच में रह सकता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी। नाउ ये जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन वो है, तो उसको नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कहता है उसको। सो 6.5% का जीडीपी ग्रोथ, और आज तो अभी इन्फ्लेशन इज ओनली 1.30%. Let's assume that it goes to 2% or even 3%. Even then the nominal GDP जो है वो तो 8.5-9% के आसपास ही रहेगा। अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कम है, वो टैक्स कलेक्शन के ऊपर उसका असर पड़ता है। टैक्स कलेक्शन थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो टैक्स कलेक्ट इन्फ्लेशन ज्यादा है क्योंकि गुड्स का और जो भी साधन सामग्री लोगों को चाहिए उसका भाव तो बढ़ गया, इसलिए इन्फ्लेशन है। और गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन ज्यादा रहे। अगर इन्फ्लेशन बहुत कम है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इफ इट इज ओनली 8%, it is expected to be only at around 8% or 8.25%, not more than. In that case, उनका थोड़ा असर पड़ेगा टैक्स कलेक्शन के ऊपर। अगर टैक्स कलेक्शन के ऊपर थोड़ा असर पड़ता है तो ये टैक्स कट्स वगैरह गवर्नमेंट नहीं दे सकती। प्लस ये जो पब्लिक केपेक्स जो है उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, डिफेंस के लिए खर्च करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करना पड़ेगा, लॉट ऑफ सोशल स्कीम्स एंड एक्टिविटीज के लिए खर्चा करना, ये सब होने को तकलीफ हो जाए। इसलिए टैक्स कट करके उनका टैक्स इनफ्लोज जो है टैक्स से वो कम करने का उद्यम तो उनकी तरफ से शायद नहीं रहेगा। इसलिए मैंने सोचा था कि तो अगर आने वाले दिनों में भी जो टैक्स कंसेशन पहले दिया था स्मॉलर टैक्स पेयर को, और जीएसटी का जो गिरावट आया है, ये दोनों ऑलरेडी दे दिया है। इसका इफेक्ट, इसका पॉजिटिव इफेक्ट अगले साल में और काफी साल आगे भी मिल रहा है। मिलेगा। So what about इसलिए ST? अब Yes, please continue. Please continue. तो इसलिए कट करने का गुंजाइश नहीं है, स्कोप तो कम है इवन ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। What about STT sir? Last time तो बढ़ाया था। एसटीटी भी वही उधर ही रहेगा। तो
I don't think they will because it's a source of revenue because we have a very large Hmm. stock market and we are going to have one more stock market, the Hmm. Metropolitan Stock Exchange of India Limited. So we might see more turnover on one more exchange and many exchanges. तो इसलिए तो उसमें भी I don't think there will be a cut. So on the tax cuts, as far as the tax cuts are concerned, हमारा व्यू है कि तो टैक्स कट्स का गए साल का इनकम टैक्स कट और जीएसटी कट के बैकग्राउंड में आप उसको थोड़ा सूक्ष्म तरीके से देखेगा तो Hmm. उसका स्कोप कम लगेगा। Hmm. Hmm. सर स्टॉक मार्केट पे कैसा इम्पैक्ट आपको लग रहा है कैसा इम्पैक्ट डाल सकता है इस बार का बजट क्योंकि ऑलरेडी हम लास्ट 14 मंथ से देख रहे हैं मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है एंड साइडवेज में इट्स गोइंग ऑन। या मार्केट का तो अभी सी मार्केट और इकोनॉमी का वो फंडामेंटल्स आप देखेगा तो सब बढ़िया है, सब फंडामेंटल्स। वन और टू थिंग्स मे नॉट बी गुड। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लो इंटरेस्ट रेट्स एंड एक्सेलेंट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत बढ़िया है हम्म। मार्केट में। इंटरबैंक मार्केट में बैंक्स जो इंटरबैंक मार्केट में जहां तो बैंक्स बोरो लेंड करता है वहां तो लिक्विडिटी आरबीआई तो मेंटेन कर रहा है, वो तो 1.5-2 लाख के आसपास ही लिक्विडिटी। हम्म। RBI has cut the repo rate many times. It has brought down the repo rate. It also cut the CRR rate to inject more liquidity to the banks. Then, as far as गवर्नमेंट का पब्लिक एपेक्स जो है 11 लाख करोड़ का, वो भी बहुत सारे कंपनीज को मिलता है, जैसे HAL, भारत फोर्ज। उसका बेनिफिट खाली ये कंपनीज को नहीं है, वो जो डाउन स्ट्रीम कंपनीज बहुत सारे कंपनीज को उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए वो दूसरा चीज है। तीसरा चीज है कि तो अपना GDP growth is at 7.4%, which is a very good rate of GDP growth. Now, एक चीज तो इंडिया में नहीं हो रहे थे, वही थी कॉर्पोरेट अर्निंग्स। Earnings growth estimates always used to be high double-digit rates, and then when it comes to reality, it used to be low double digits or high single digit. So there has been virtually no exciting earnings growth. तो गए आप 4, 5, 6, 7, 8 क्वार्टर ले लीजिए, या क्वार्टर का रिजल्ट चलेगा। आज का भी रिजल्ट आप देखेगा तो एक दो टेक कंपनीज का रिजल्ट आए थे, तो इट वाज आल्सो नॉट वेरी एक्साइटिंग। तो और एक क्वार्टर ऐसा रहेगा और वो अर्निंग्स में जो गिरावट आया है, इट हैज टू बॉटम आउट एंड मे बी ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 quarters earnings should pick up, तभी मार्केट को ऊपर जाने का ताकत हो। अब उस ऐसा नहीं है कि तो अर्निंग्स पिकअप होने के पहले मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, उसके पहले ही मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट को लगता है अगले 1 क्वार्टर में 2 क्वार्टर में अर्निंग्स तो पिकअप हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा सब कुछ है, तो आज से ही मार्केट ऊपर। फर्स्ट पहला जो हमको देखना चाहिए कि तो ये ट्रम्प टैरिफ वाला एग्रीमेंट जो है वो होना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो हम तो एक सडनली एक स्पाइक तो देख सकता है मार्केट। तो बजट तो अच्छा रहेगा हर साल का, जैसा ही थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू हमको दे देगा बजट ऑन द डेवलपमेंटल प्लान्स फॉर द नेक्स्ट 3 years, 4 years, 5 years। तो वो हिसाब से वो बजटिंग एक्सरसाइज अच्छा रहेगा ये, और वो मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा इस पॉडकास्ट का, इन्वेस्टर्स के लिए कौन से सेक्टर्स हैं टू वॉच आउट फॉर पोस्ट बजट? पोस्ट बजट तो जो भी ऑलरेडी आपने डिफेंस एक बता ही दिया है। डिफेंस तो एक है, रेलवेज जो है, रेलवेज डिफेंस पावर, railways, defense, power, these are sectors
which could be focused on based on the budget. Railways, defense, power. Hmm. Even in the normal course, one could be looking at metals, pharma, BFSI, Hmm. manufacturing at a second level. The capex-driven segments from the union budget would be railways, defense, and power. हम्म चलिए, थैंक यू सो मच सर पूरी चर्चा के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और थैंक यू टाइम देने के लिए चैनल को। Thanks, Jadu. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you.